नमस्कार। चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारत के एक सुनहरे दौर में। ये कहानी है गुप्त साम्राज्य की और उन महान शासकों की जिन्होंने इस साम्राज्य को न सिर्फ बनाया बल्कि इसे बुलंदी पर पहुंचाया और फिर इसकी रक्षा भी की। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल। आखिर एक स्वर्ण युग या गोल्डन एज बनता कैसे है? क्या लगता है? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें इसका जवाब शायद गुप्त राजाओं की कहानी में ही मिल जाए। तो ये हैं वो 5 बड़े नाम, हमारी कहानी के असल हीरोज। चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी, और वहां से लेकर स्कंदगुप्त तक, जिन्होंने इसे बचाया। हर एक राजा ने, आप कह सकते हैं, इस साम्राज्य की किताब में अपना एक अहम पन्ना जोड़ा है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं पहले पन्ने से। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? गुप्तवंश की भी थी। इसकी नींव रखने का श्रेय तो श्री गुप्त को जाता है, पर साम्राज्य की असली ताकत वो किसी और ने बनाई। हाँ, तो नींव तो श्री गुप्त ने रख दी थी, लेकिन सोचिए, सिर्फ नींव से तो इमारत नहीं बनती है ना। उस नींव पर एक शानदार महल खड़ा करने का काम किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसीलिए उन्हें ही गुप्त साम्राज्य का ट्रू आर्किटेक्ट या असली संस्थापक माना जाता है। साल था लगभग 320 सीई जब वो गद्दी पर बैठे, और बस यहीं से शुरू हुई एक महान साम्राज्य की कहानी। और उनका इरादा कितना बड़ा था, ये बस एक शब्द से पता चलता है, महाराजा धीराज। इसका मतलब समझिए, ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये थे राजाओं के राजा। ये एक ऐलान था कि भाई, हम कोई छोटे मोटे राजा नहीं हैं, हम एक साम्राज्य बनाने आए हैं। और इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चलाया। वैशाली के ताकतवर लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने तो जमीन तैयार कर दी, लेकिन अब बारी थी उनके बेटे की, जिसने उस जमीन पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो दूर दूर तक फैला। अब एंट्री होती है समुद्रगुप्त की, एक ऐसा मिलिट्री जीनियस जिसने साम्राज्य का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि मशहूर इतिहासकार वीए स्मिथ ने उन्हें एक नाम दिया, द नेपोलियन ऑफ इंडिया। और ये नाम यूं ही नहीं दिया गया था। समुद्रगुप्त की मिलिट्री कैंपेन्स और उनकी जीतें वाकई लाजवाब थीं। उन्होंने अपने दम पर पूरे सब कॉन्टिनेंट में गुप्त साम्राज्य का लोहा मनवा दिया था। तो आखिर समुद्रगुप्त की खासियत क्या थी? मतलब क्या था उनका सीक्रेट सॉस? वो ये कि उनकी रणनीति वन साइज फिट्स ऑल नहीं थी। उत्तर भारत में यानी आर्यावर्त में उन्होंने 9 राजाओं को हराया और उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। एकदम सीधी बात, कंप्लीट एनेक्सेशन। लेकिन जब बात दक्षिण भारत की आई तो उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी। और उनकी ये सदर्न पॉलिसी कमाल की थी। इसे 3 शब्दों में समझा जा सकता है, ग्रहण, परिमोक्ष, अनुग्रह। सुनने में मुश्किल लगता है, पर है बड़ा सिंपल। पहला स्टेप ग्रहण, दुश्मन राजा को पकड़ो। दूसरा स्टेप परिमोक्ष, उसे इज्जत के साथ छोड़ दो। और तीसरा स्टेप अनुग्रह, जब वो आपकी हुकूमत मान ले तो उसका राजपाट उसे वापस कर दो। क्या कमाल की चाल थी। इससे हुआ ये कि बिना ज्यादा सिरदर्दी के दूर दराज के इलाकों से पैसा भी आता रहा और वफादारी भी बनी रही। तो लड़ाइयां तो बहुत हो गईं, साम्राज्य भी फैल गया। अब वक्त था कल्चर, नॉलेज और प्रोस्पेरिटी का। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर, अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच गया। ये दौर था समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और उनके दौर की शानो शौकत का सबसे बड़ा सबूत वो थे उनके दरबार के नवरत्न यानी 9 जेम्स। और ये सिर्फ नाम के रत्न नहीं थे, ये सच में अपने अपने फील्ड के हीरे थे। जरा सोचकर देखिए, एक ही दरबार में कालिदास जैसे महान कवि बैठे हैं जिनके नाटक आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। उन्हीं के साथ बैठे हैं धन्वंतरी, मेडिसिन के महारथी। एक तरफ वरामिहिर हैं जो तारों की दुनिया के राज खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ वरुरुचि हैं जो भाषा और व्याकरण के ज्ञाता हैं। मतलब ये एक इनक्रेडिबल इंटेलेक्चुअल पावर हाउस था। और मजे की बात यह है कि इस गोल्डन एज की गवाही सिर्फ हमारे अपने सोर्सेज नहीं देते। उसी दौर में चीन से एक बौद्ध यात्री भारत आए थे, नाम था फाहियान। और उन्होंने जो लिखा वो कमाल का है। उन्होंने एक ऐसे भारत को देखा जो बहुत अमीर था, जहां लोग खुश थे, जहां अलग अलग धर्मों के लोग शांति से रह रहे थे, जहां व्यापार जोरों पर था। मतलब एक आउटसाइडर की नजर से भी ये एक महान युग था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना? कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रहता। गोल्डन एज भी हमेशा नहीं चलते।
जब आप सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं तो वहां से आगे का रास्ता नीचे की तरफ ही जाता है। और अब गुप्त साम्राज्य के लिए भी मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला था। तो अब बात करते हैं उन आखिरी महान राजाओं की जिनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उस विरासत को बचाने की जिसे उनके पुरखों ने इतनी मेहनत से बनाया था। ये थे साम्राज्य के रक्षक। पहले आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। इन्होंने हमें नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा अनमोल तोहफा दिया, लेकिन उनके राज के आखिरी दिनों में साम्राज्य के अंदर से ही एक खतरा उठ खड़ा हुआ, पुष्यमित्र जनजाति का विद्रोह। और फिर आए उनके बेटे स्कंदगुप्त। इनके सामने तो चैलेंज डबल था। एक तो घर के अंदर की बगावत को कुचलना था और दूसरा मध्य एशिया से आ रहे खूंखार हूणों के हमलों से देश को बचाना था। और स्कंदगुप्त ने ये जिम्मेदारी निभाई भी। इसीलिए बड़े इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजुमदार ने उन्हें एक बिल्कुल सही नाम दिया, सेवियर ऑफ इंडिया, यानी भारत का रक्षक। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। हूणों को हराना उस वक्त लगभग नामुमकिन माना जाता था और स्कंदगुप्त ने वो कर दिखाया। उन्होंने साम्राज्य को बिखरने से बचा लिया, हाँ, कुछ वक्त के लिए ही सही। और यहीं पर आके कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ देती है। स्कंदगुप्त ने साम्राज्य को दुश्मनों से तो बचा लिया, लेकिन क्या कोई भी राजा, कोई भी साम्राज्य वक्त को हरा सकता है? शायद नहीं। हर महान कहानी का एक अंत होता है और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास की किताब में कोई भी अध्याय हमेशा के लिए नहीं लिखा जाता।